परीक्षा के दिनों में बच्चों के लिए यह सिरदर्द बना रहता है कि परीक्षा हम कैसे लिखें, किस तरीके से लिखें और किस तरीके से सजा कर लिखें कि हमको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। परीक्षा सब फोबिया, डर सबको बना रहता है। जिनको पूरा प्रश्न याद रहता है, पूरी किताब याद है, फिर भी उनके मन में असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि हम आखिर कैसे लिखें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर या ऑल इंडिया लेवल पर हम ऊपर के स्तर पर पहुंच पाएं, क्या करें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बहुत लोग अच्छा याद किए हैं, अच्छी तैयारी किए हैं, फिर भी वांछित फल, वांछित परिणाम नहीं मिल पाता है। इसका कारण कुछ जो अपने को शिक्षकीय कार्य करते हुए इतने वर्षों में अनुभव हुए हैं, उनको मैं बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। शायद उनको इसमें कुछ फायदा लगे। हमने अपने जीवन में, अपने शिक्षण टीचिंग लाइफ में बहुत बार क्वेश्चन सेट किए हैं और टॉपर की कॉपियां भी देखी हैं। इन सभी के आधार पर, इन सभी की कॉपियों के आधार पर हम बच्चों को जो बता रहे हैं, आप एक बार अमल करके देखें, बहुत फायदा होगा आपको। इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि आप कॉपियों को बिल्कुल स्वच्छ हालत में रखें, दुरुस्त रखें, साफ सफाई का बिल्कुल ही ध्यान रखें और उसमें बिल्कुल ओवर राइटिंग बिल्कुल ना हो। आप पहले ठान लें कि हमको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, हमको कॉपियों को बिल्कुल ब्यूटीफुल बनाकर रखना है, सुंदर बनाना है। सुंदर कैसे बनाएंगे? पहले तो उसको गंदा नहीं करना है, ओवर राइटिंग के द्वारा गंदा नहीं करना है, हाथ में इंक लग जाए उसके द्वारा नहीं गंदा करना है, तथा सुंदर बनाने के लिए और एक तरीका है, आपकी राइटिंग खूबसूरत होनी चाहिए। यह कहने की बात है कि तथ्य मायने रखते हैं, आंसर मायने रखते हैं और राइटिंग पर विशेष ध्यान नहीं जाता है। लेकिन यह सोचने की बात है, खूबसूरती, सुंदरता किसको पसंद नहीं है? कौन नहीं चाहेगा कि सुंदर राइटिंग हो, लिखावट अच्छी हो, पढ़ने में साफ सुथरा रहे। कुछ बच्चे तो ऐसे लिखते हैं कि वैसे अंग्रेजी के अक्षर जो टाइपिंग के होते हैं उससे भी बढ़िया लिख मारते हैं, वैसा वो उससे भी बेटर करके दिखा देते हैं। इतनी खूबसूरत राइटिंग कौन नहीं प्रभावित होगा? अगर बच्चों का हक 2 नंबर का है तो थोड़ा ज़्यादा देने के लिए ही प्रयासरत रहेगा टीचर, क्योंकि वो राइटिंग जो है उस टीचर को खींच लेती है। इसलिए आप सबसे पहले, हमारी सलाह तो यही रहेगी कि आप राइटिंग को सुधारिए। परीक्षा के 1-2 महीने पहले तक एक पेज आप ज़रूर लिखें ताकि सुंदर राइटिंग रहे। खूबसूरती का बहुत महत्व है। पूरी कॉपी खूबसूरत राइटिंग में अगर लिखी जाए और दूसरी कॉपी सेम टू सेम अगर थोड़ी कमज़ोर खूबसूरती के साथ लिखा जाए तो आप देखिएगा, ट्रायल करके देख सकते हैं। यह गारंटी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5% का फर्क पड़ जाएगा। तर्क अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। प्रैक्टिकल में जो खूबसूरत दिखाई देगा उसके लिए नंबर खुले हाथ से मिलते हैं, अपने आप बलात् चला जाता है नंबर। सभी लोग आकर्षित, कोई भी एग्जामिनर होगा आकर्षित होता ही है। इसलिए राइटिंग को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, राइटिंग बिगड़ने न दीजिए। लास्ट तक राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए। जितना सुंदर आप देखिएगा, राइटिंग बनाइएगा, आपका नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू हो जाएगा। बात वहीं की वहीं है, उतना ही याद है, लेकिन आपकी राइटिंग थोड़ी कमजोर है। जो अक्षर जैसा होता है वैसा लिखिए। क, क, ख, ग, जैसा भी वर्ण जैसा सुंदर है वैसा लिखिए। आप अपने मन से उसका ढांचा ना बिगाड़िए। बिगड़ने पर वही नंबर आता है। दूसरी अच्छी राइटिंग वाला लिखेगा, उसको ज़्यादा मिल जाएगा, आपको कम मिल जाता है।
आप फिर हैरान हो जाते हैं कि हमको कैसे कम मिला। इसलिए राइटिंग का महत्व साफ सफाई के साथ जोड़ लीजिए, उसको भी सफाई के अंतर्गत रखिए। अच्छी राइटिंग, खूबसूरत राइटिंग, बेहतरीन राइटिंग होनी चाहिए। पहली बात तो ये है सफाई। और एक और बात ध्यान रखिए, हाशिया जरूर रखिए। बाएं तरफ हाशिया तो रहता ही है आंसर कॉपी में, दाएं तरफ भी 1-1.5 सेंटीमीटर का हाशिया आप बना लीजिए। दोनों तरफ हाशिया रहे, बाएं तरफ भी रहे और दाएं तरफ भी थोड़ा हाशिया रहे, ताकि अच्छा लगे देखने के लिए। उससे कुछ नहीं जानता है। और आगे ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करिए। ठान लीजिए कि हम ओवर राइटिंग करेंगे ही नहीं। दरअसल ओवर राइटिंग तभी होती है जब कंफ्यूजन की हालत होती है। मन कंफ्यूज्ड है, ए लिखें कि ए लिखें, ए लिखें कि ए लिखें, इसकी मात्रा छोटी मात्रा लगेगी या बड़ी मात्रा, तब कंफ्यूजन की हालत में वो गलत हो जाता है। ठोस निर्णय आप लिखने के पहले ले लीजिए। आप अपना निर्णय पहले ले लीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तभी आप लिखिए। लिखने के बाद निर्णय लीजिएगा तो ओवर राइटिंग का चांस ज्यादा रहता है। अब बात आती है, अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी ओवर राइटिंग हो गई तो क्या करेंगे? उसको रब करने का प्रयास करिए। थोड़ा सा समय के लिए आप ट्रेंड रहिए इस काम के लिए। पहले से थोड़ा सफेदा लगा लीजिए हल्का सा, ताकि वो न दिखे। या गंदा ज्यादा हो गया है तो गंदगी थोड़ी कम हो जाए, साफ दिखे। जहां तक आप प्रयास करें, सफाई का नियम रखें, साफ करने का प्रयास करें, ओवर राइटिंग हो जाए। अगली बात है, आप जो भी लिखते हैं, खासकर हम देखते हैं कि जो कोई सा सवाल पहला, दूसरा, तीसरा अनट्रेंडम यूं ही आप चालू कर देते हैं हल करना। नहीं, गलत प्रक्रिया है। आजकल समय दिया जा रहा है आपको पूरे प्रश्न को पढ़ने के लिए। 10-15 मिनट आपको दिए जाते हैं। 10-15 मिनट में आप पूरे प्रश्न पढ़ लीजिए। और तरीका, बेहतरीन तरीका है कि सबसे अच्छा प्रश्न जो आपको याद हो, जो अच्छी तरह याद हो, उसको बिल्कुल सुंदर राइटिंग से, सुंदर खूबसूरत अक्षरों में पिरो डालिए, मोतियों सरीखे सजा डालिए। 1-2 पेज शिक्षक को लगे कि मोतियों का खजाना हमारे हाथ में आ गया है। 1-2 पेज तो सजावटमय होना चाहिए, साज सज्जा के साथ होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से याद है। अच्छे से याद है तो अच्छे से उसको रिच कर लिखेंगे। अच्छे से लिखेंगे तो आप 1-2 पेज तक जो बेहतरीन ढंग से आपको याद है उसको आप लिखिए और सुंदर राइटिंग में लिखिए, ताकि इतने तक तो टीचर आपकी मुट्ठी में आ ही जाएगा। इतने समय तक टीचर आपके कब्जे में आ जाएगा। एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट आपका टीचर पर तो पड़ ही जाएगा। इसलिए आप सबसे अच्छा प्रश्न जो समझते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 10 हो, जो भी हो, आप क्वेश्चन नंबर डालिए और स्टार्ट कर दीजिए लिखना। उसमें क्रम से लिखने की कोई बाध्यता नहीं रहती है कि पहला, दूसरा, तीसरा इसी क्रम में ही लिखना है। ऐसी कोई बात नहीं है। यह आपका चयन होता है। सबसे अच्छा सवाल जो याद हो उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए, और सबसे कमजोर जो आपको याद हो, लगभग नहीं के बराबर याद हो या आधा अधूरा याद हो, ऐसे प्रश्न को आप सबसे लास्ट में लिखिए, सबसे अंत में, क्योंकि उसमें तो ऐसे भी आपका कुछ याद है नहीं, लेकिन जो लिखेंगे, जितना कुछ भी जानते होंगे उसमें आप लिख दीजिए। हो सकता है 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर तो मिल जाए, कुछ तो मिल ही जाएगा। इसलिए उसको भी छोड़िए मत। अंतिम बहुत बच्चे ऐसा कहते हैं कि यह प्रश्न हमको याद नहीं था, इसलिए हमने उसका निराकरण, उसका हल किया ही नहीं, उसको बनाया ही नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। उसको बिल्कुल बनाना है, अंतिम प्रश्न के रूप में आप बनाइए, कुछ तो नंबर मिल ही जाएगा। आप कुछ तो जानते ही होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आसमान से टूटा हुआ प्रश्न है, आपके हाथों में अचानक से आया है, आपने आज नहीं साल भर पहले कुछ न कुछ पढ़ा ही होगा, लेक्चर सुना होगा। आप अंदाज लगा सकते कुछ न कुछ
आइडिया लगा सकते हैं। इस तरीके से आप उसको जरूर सामना करिए, उसको लिखिए अंतिम प्रश्न के रूप में। अब आइए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो दीर्घ उत्तरीय होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को जैसे मान लीजिए निबंध लिखते हैं या जिसके सब हेडिंग, उप शीर्षक 2, 4, 10 होते हैं, उनको कैसे लिखेंगे? उनमें आप उस प्रश्न को लिखते समय जितने सब हेडिंग होते हैं, जैसे मान लीजिए संविधान की विशेषता लिखनी है तो इसमें एक विशेषता तो है नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे यानी सब हेडिंग आएंगे। तो ऐसे प्रश्न को आप जब भी लिखेंगे तो सब हेडिंग को आप या तो डबल लाइन से अंडरलाइन कर दें या फिर मोटे अक्षर में स्केच पेन रखें, मोटे अक्षर में उसको दिखावें ताकि दूर से ही दिखे, वह सब हेडिंग दूर से ही दिखे, खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा, डिजाइनदार लगेगा उसको। बल्कि अच्छे राइटिंग से खूबसूरत स्टाइल में लिख दीजिए उसको, सामान्य स्टाइल नहीं, स्पेशल स्टाइल में उस सब हेडिंग को लिख दीजिए, उपशीर्षक को लिख दीजिए, आकर्षित करेगा। आपका आंसर बेहतरीन है, मान लिया, सब कुछ ठीक है, इसके बाद भी सोने पे सुहागा अगर हो जाए तो क्या बुरा है। इसलिए उसमें भी कलाकारी आप दिखाइए ना। सब हेडिंग का थोड़ा स्टाइल में लिख दीजिए, सब हेडिंग मोटे अक्षर में लिख दीजिए या थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे मोटे अक्षर या अंडरलाइन उसी इंक का हो जिस इंक का प्रयोग करते हैं आप। बहुत लोग भूल से रेड कलर का या ग्रीन कलर का उपयोग कर लेते हैं, यह नहीं करना चाहिए, यह कलर प्रतिबंधित है। यह रेड कलर से तो कापियां जचती है, ग्रीन कलर गेस्टेड कलर है, इसलिए इन कलर्स को आपको छोड़ देना है। इसके अलावा आपके पास ब्लू है, ब्लैक है, ये ऑथराइज्ड है, आप इससे अंडरलाइन कर सकते हैं। बीच बीच में कई बार कोटेशन दिया जाता है, जैसे अक्सर निबंध लिखते हैं हम तो किसी का उदाहरण को दिया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उनके कोट किए हुए शब्दों को, उनके वाक्यों को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखें और मोटे अक्षर में लिखें या अथवा अंडरलाइन कर दें ताकि क्लियर स्पष्ट दिखे, दूर से ही दिखे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। पूरे अगर न भी पढ़े, लंबा लेख है, 2 पेज का लेख है, निबंध है, कोई न भी पढ़े तो सब हेडिंग को देखकर अंदाजा लगा जाएगा, कोई भी समझ जाएगा कि सब हेडिंग जब ये सब लिखे हुए हैं तो सब हेडिंग को ही तो डिटेल में लिखे होंगे अंदर। इसलिए टीचर को सहूलियत होगी जांचने में भी, वो टीचर समझ जाएगा कि आप अच्छा से लिखे ही होंगे। 2-4 से ही पकड़ में आ जाता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपका स्तर क्या है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी पेपर दीजिए, आप किसी भी तरीके से आप पेपर दीजिए तो आप दुरुस्त पेपर दिखिए, आंसर शीट आपका दुरुस्त होना चाहिए, बिल्कुल खूबसूरत जैसे किताब में है। आप देखे होंगे मोटे अक्षर में लिखे रहते हैं सब हेडिंग, ऊपर में बड़े हेडिंग और बगल में सब हेडिंग मोटे मोटे अक्षर में, आप भी वैसा कर सकते हैं। इसलिए परीक्षा हाल में कॉपियों को आप बिल्कुल खूबसूरती के साथ आंसर शीट बनाइए, बिल्कुल साफ सफाई तो है ही, अच्छी राइटिंग, बेहतरीन राइटिंग और प्लस अच्छी लिखावट। आप जो अच्छा किए हैं तो 2-3 पेज सबसे बेहतरीन प्रश्नोत्तरी, इस तरीके से टीचर आपके साथ आपके फेवर में हो जाएगा। साइकोलॉजी उस पर काम करेगी, आपके अंक बढ़ जाएंगे। आप देखिएगा इस तरीके से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिखना है। एक बात और छूट रही है, 2 प्रश्नों के बीच कम से कम 2 लाइन तो जरूर गैप रखिए, बिल्कुल ठसाठस, बिल्कुल सटा करके प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। 2 प्रश्नों के बीच का गैप थोड़ा देना आवश्यक है ताकि क्लियर पता चले। गणित के प्रश्नों में अक्सर ऐसा होता है, बच्चे सटा देते हैं 2 प्रश्न एक साथ, कहीं कोने में लिखते हैं, किसी प्रश्न उत्तर करते हैं, किसी कॉर्नर में जगह खोज लेते हैं और परीक्षा में टीचर की नज़र चूक जाती है। इसलिए आप
वैसा न करें, आप कोने में न लें, कॉपी मांग लीजिए अलग से और दुरुस्त होकर के आप उसको लिखिए अच्छे से सामने। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर तो सामने ही लेफ्ट साइड में जो दे डालने की परंपरा आप जानते हैं, जो रिवाज है वैसे ही कीजिए। अब दाएं तरफ हाशिए तरफ जो दाएं तरफ थोड़ा सा जगह में कॉर्नर में गोला घेर कर क्वेश्चन नंबर डालकर लिखने की ऐसा आंसर शीट परंपरा मत बनाइए, वो टीचर की नज़र से छूटने की संभावना है। इसलिए आप बाएं तरफ एक लाइन से क्वेश्चन का नंबर डालते जाइए, आंसर तैयार करते जाइए। आप सॉलिड लिखिए, गपबाजी मत करिए। गपबाजी करने में नंबर कट जाता है, इंप्रेशन खराब जगता है। आप ठोस बात लिखिए, जो सही है वही लिखिए, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। आप देखिएगा, आपके गपबाजी करने से, आपके अनाप शनाप लिखने से दूसरा जो अच्छा आंसर है जिसमें अच्छा नंबर मिलने वाला था आपको, उस पर भी निगेटिव प्रभाव पड़ गया टीचर का। वो समझ गया कि ये बच्चा या यह स्टूडेंट बहुत खराब स्टूडेंट है। इसलिए आप अपने को गपबाज के रूप में प्रस्तुत ना कीजिए, आप अनाप शनाप ना भरिए। आपका बहुत बढ़िया परीक्षा जाएगा। और यह एक ब्रह्म वाक्य समझ लीजिए, जाइए आप रिलैक्स होने के लिए 2-3 गहरी सांस खींचिए, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर आपके फेफड़ों को मिल जाए, ऑक्सीजन की मात्रा आपके ब्रेन को मिल जाए। 2-3 घंटे तक आपका ब्रेन बिल्कुल शार्प चमकता हुआ याददाश्तमय रहे, याद करता रहे, फ्लैशबैक मिलता रहे आपको। 2-4-5 गहरी सांसें लेना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, आपका कल्याण हो।